सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों के नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। आज भी हमने इंडेक्स को 85,000 की सतह से ऊपर ट्रेड होते देखा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ये सूरत हाल रही थी और हर गुजरते दिन के साथ हम एक और नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। अब इसकी बुनियादी वजूहत हैं क्या? तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स चूँकि एक मुस्बत जोन में दाखिल हो चुके हैं, क्या ये इसकी बुनियादी वजह है? हम IMF का प्रोग्राम हासिल कर चुके हैं और ये कितना लॉन्ग टर्म रहेगा जो ये सस्टेनेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, और मजीद इसमें ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 85,000 प्लस में इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, बहुत करीब है 6 फिगर्स के एक मैजिकल फिगर से। तो ये आने वाले दिनों में मार्केट आपको कहाँ तक ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है? एहसन साहब को आवाज़ आ रही है? एहसन मेहनती साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं, फिर उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स जो है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 इंडेक्स है वो अब आज भी उसमें 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 85,000 से ऊपर की सतह पर इस वक्त मौजूद है। और ये हफ्ता ओवरऑल पाकिस्तान में ख़ासतौर पर उन सरमाकारों के लिए जो कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर रहा है और अभी भी 85,000 की सतह से इस वक्त ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। माजी में भी हमने चंद माह पहले इस तरह के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनते देखे, लेकिन उस वक्त मार्केट में कुछ करेक्शंस भी हुई और फिर चंद एक मौक़ों पर कुछ डाउनफॉल भी हमने मार्केट का देखा। लेकिन ओवरऑल जो पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है वो उसमें एक अपवर्ड सिलसिला जारी है और मुस्तकिल ये ऊपर से ऊपर ही जा रही है। और पिछले दिनों जो कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स हमने अपनी मुल्क की मईशत में होते देखे तो उसके बाद उसका पूरा फ़ायदा इस वक्त स्टॉक मार्केट को पहुँच रहा है, जहाँ हम IMF का एक प्रोग्राम हासिल कर चुके हैं, जहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हम इस वक्त नोट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट में जो कमी पिछले 3 रिव्यूज़ में की गई है 450 बेसिस पॉइंट्स की, और अगले रिव्यू में भी वो कमी एक्सपेक्टेड है। और फिर इन्फ्लेशन रेट भी पिछले 3 साल की कम तरीन सतह पर जिस तरह से आया है, तो उसके बाद अब ये तवक्को की जा रही है कि स्टॉक मार्केट मज़ीद ग्रो करेगी और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त उसका भी ट्रेंड लोगों में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी मार्केट की तरफ मुतवज्जे होंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ये 85,000 की सतह भी इसने अबूर की है, आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि 6 फिगर्स तक भी इंडेक्स पहुँच सकता है? जी बिल्कुल, ये 6 फिगर की तरफ भी जाएगा और आई थिंक कि जो उससे ऊपर भी जाएगा। ग्रेजुअली जो है वो बैंक के लैंडिंग रेट्स आप देख रहे हैं, ये 14.5% चल रहा है। इस वक्त डिस्काउंट रेट 17.5 चल रहा है। तो आई थिंक कि जो जिस तरह से बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी नजर आ रही है, इन्वेस्टर्स प्रेफर कर रहे हैं कि वो बैंक से लैंडिंग लेके तो इक्विटी मार्केट की तरफ रुजू करें। और बात यही हो रही है कि जो बॉन्ड मार्केट हैं, जो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा गिर रहा है और आगे भी गिरेगा, तो उस सूरत के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इक्विटी मार्केट में फ्लश ऑफ लिक्विडिटी आती है फ्रॉम म्यूचुअल फंड या इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो एहसन साहब, जितनी एक्टिविटी हमने जनरेट होते देखी है, ये सिर्फ जो 2% की कमी इंटरेस्ट रेट में आई, ये इसी की वजह से है? ये कोई बहुत बड़ी तो कमी नहीं है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश थी। अगर ये कोई 3-4% हो जाती तो फिर इस वक्त मार्केट कहाँ रेट कर रही होती? देखिए, बाजार में एक्सेस लिक्विडिटी है, बैंक के अपने रेशियोज कुछ आउटवे हैं, एक्सेस टैक्स उन पर लग रहा है जिसकी वजह से एडवांसेस उनको देने पड़ रहे हैं। ये एडवांसेस जो है टाइबोर लेस 8% पे भी दिए जा रहे हैं, लैंडिंग 3-4% पर भी हो रही है कुछ बैंक की तरफ से। तो आई थिंक कि वहाँ पर लेवरेज जो सेक्टर है, सीमेंट हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, जो लेवरेज पे काम करते हैं, उनको काफ़ी सस्ती लैंडिंग इस वक्त मिल रही है और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये पैसा जो है इक्विटी मार्केट पे भी जा रहा है और साथ में जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बन रहा है। तो आई थिंक कि जिस तरह से लेंडिंग रेट गिर रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ, इन्फ्लेशन लास्ट 7% रिकॉर्ड भी है, तो आई थिंक कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं क्योंकि उस रुझान में है, लिहाजा आपके नजर आता है कि पॉसिबिलिटी है मार्केट नए लेवल्स दिखाए और जिस तरह से हर दिन जो एक नए लेवल्स दिखा रही है उसका मेजर रीजन इंटरेस्ट रेट के कम होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद। बहुत जल्द ये मार्केट 6 फिगर्स तक भी जाएगी और इस वक्त सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स और एक अपवर्ड ट्रेंड मार्केट में चल रहा है जिससे तमाम इन्वेस्टर्स भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ चैलेंजेस भी हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त सर उठाए खड़े हैं और ख़ासतौर पर जो पावर सेक्टर का एक बहरान है। IPPs के साथ टास्क फोर्स के मुस्तकिल बुनियादों पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और उन मुज़ाकरात से
अब कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई है, कुछ नताइज निकल कर सामने आ रहे हैं और जो 5 IPPs हैं उनको बंद करने पर अब गौर और मुशावरत अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसीज़ के तहत ये वजूद में आने वाले 5 IPPs हैं और अब एक एक्सपेक्टेड कदम यही है कि पावर परचेज एग्रीमेंट के मुआहदे को ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया जाए और अब अमली तौर पर कुछ इक़दाम हुकूमत की तरफ से होते दिखाई दिए जाएँ। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये इनिशियली अगर 5 IPPs के साथ हुकूमत अपना एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती है तो एक ओवरऑल एक बेहतर शुरुआत हो जाएगी। कम से कम एक इनिशिएटिव इस मामले में हुकूमत की टास्क फोर्स ने लिया, कुछ एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि जो चैलेंज है वो तो बहुत बड़ा है। सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू नहीं है बल्कि दीगर कई इशूज़ भी इसके साथ कनेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया। एक तरफ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ अगर ये IPP के एग्रीमेंट, ख़ास करके वो IPP जो मैच्योर हो चुके हैं या बहुत इकनॉमी के लिए अनवायबल है, उनके टर्मिनेट हो जाएं तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ टू से कि जी वाकई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा? बात यह है कि अगर हमने सिर्फ IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए लोगों की जेब से पैसे निकाल के इकट्ठे करके तो उधर ही देने हैं, तो इम्पैक्ट आम आवाम पे 25 करोड़ आवाम पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दैट शुड बी द बेसिक क्वेश्चन। और अगर उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो कोई मुझे एक्सपर्ट बता दे कि वाकई वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। असल में देखिए, आप ये बिजनेस की इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़े से कम हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, ये भी कहा रहा है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है। ज़रूर वो बेहतरी आएगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, लेकिन क्या 25 करोड़ आवाम की इकोनॉमिक कंडीशंस में भी बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही? अब मेरा एक बहुत ही कंटिन्यूइंग एक मेरा आर्गूमेंट है, वो ये है कि अगर आप आवाम की जेबों से बगैर किसी रूल ऑफ लॉ के, बगैर किसी एनालॉजी पे, बगैर जस्टिफिकेशन से आए दिन एडिशनल टैक्स लगा के और रॉन्ग बिलिंग करके और थेफ्ट करके और माल एडमिनिस्ट्रेट करके कंज्यूमर की जेब से पैसे अगर निकालते जाएंगे तो दूसरी तरफ जहाँ पैसे जा रहे हैं वहाँ बेहतरी जरूर आएगी। मेरा सीरियस कंसर्न आवाम की बेहतरी है, आवाम की वेलफेयर है। आवाम की वेलफेयर के लिए मुझे कोई बिल्कुल उम्मीद फिलहाल इन स्टेप्स लेने से मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, बट मेरा रिक्वेस्ट ये है, पॉइंट आउट करने का मकसद ये है कि एक हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना चाहिए कि अगर एक तरफ बेहतरी आ रही है तो उस बेहतरी का आर्टिकल टोन इफेक्ट होना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनकी जो है ना डिस्पोजेबल। आप आवाम की फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर ये सारी चीज़ों को इनको मिलाकर सोचना पड़ेगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ जनरेशन कॉस्ट, फिर उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, तो ये अभी तक जो फोकस है हुकूमत का वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की हद तक ही है। IPP से उससे मुताल्लिक मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो अगर वो ख़त्म मुकम्मल तौर पर भी हो जाती है तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट होना जब तक आप वो टैक्सेस का बोझ नहीं हटाएंगे, जो इजाफी टैक्सेस उस पर आए हैं, या जो जनरेशन कॉस्ट है उसमें आप अगर कमी नहीं लेकर आएंगे तो ये कैसे फिर मामला आगे रिलीफ की तरफ जाएगा? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है और यही पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। और होलिस्टिक अप्रोच का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी हम एक्शन लें उसका इमीडिएट आम आवाम पे, आम कंज्यूमर्स पे कोई इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। अगर आपके किसी भी इस तरह के मेजर पे आवाम पे इम्पैक्ट उसका नहीं आ रहा तो बिलीव मी, इसका मेरा नहीं ख्याल कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं गुड गवर्नेंस के वो कोई अचीव हो रहे हैं। बात यह है कि अगर आप जो लोन आता है, बाहर से फंडिंग आती है, वो लोन को अगर मिसडायरेक्ट करके कोई ऐसी जगह पे आप यूटिलाइज कर दें जिसका इम्पैक्ट आपको आवाम के नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं होता, तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। वो तो ये वही चीज़ है कि बस हर चीज़ को आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने वो रूल ऑफ लॉ को साइड पर रखते हुए माइट इज राइट के आप डिसीजंस अगर आप कर रहे हो तो फिर वो वही चीज़ है। ये आई वॉशिंग है। IPP के एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के रिपरकशंस आज शायद मैं भी ना उनका अहाता कर सकूं, लेकिन इनके रिपरकशंस भी होंगे। जाहिर है इस पे अदरवाइज भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत खराब। मैं ये नहीं कह रहा कि टर्मिनेट नहीं करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी डिसीजन है होलिस्टिक लें और बहुत केयरफुली डिसीजन लें और सारे स्टेक होल्डर को कंसेंट के साथ ये काम करें, जिससे क्या होगा कि वो आपका ह्यू एंड क्राई या इंटरनेशनल लेवल पे आपके कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट शुरू नहीं होंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है जो पावर सेक्टर का बहरान है, इसमें हुकूमत को बहुत तेज़ी के साथ आगे काम करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि ये सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स तक की मामला महदूद रहता है या फिर टैक्सेस और जनरेशन कॉस्ट पर भी हुकूमत कुछ काम करती है। यानी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, लेकिन ये किस तरह से की जा रही है, कितनी शफाफ है और शफाफियत को कितना डैमेज इस वक्त हो रहा है, एक ब्रेक के बाद तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने पर इस वक्त बहुत से सरकारी इदारे बोझ बने हुए हैं जो कि मुस्तकिल खसारे में जा रहे हैं। और ऐसे इदारों की प्राइवेटाइजेशन होना या आउटसोर्सिंग होना इस वक्त वक्त का तकाजा भी है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे किसी भी अमल में शफाफियत को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब PIA एक टेस्ट केस के तौर पर हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का जो इशू है, जिसमें एक टर्किश कंपनी को मंजूरी दे दी गई है और उनके डॉक्यूमेंट को मंजूर कर लिया गया है, उनकी बोली को मंजूर किया गया, लेकिन किन हालात में किया गया और क्या वाक़या पेश आया। और साथ जो दूसरी कंपनी थी जिसका कंसोर्शियम वहाँ पर मौजूद था, जो कि अपने मेंबर के थ्रू वहाँ उस बिडिंग में हिस्सा लेना चाहते थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, इस नाखुशगवार वाक़ये की तफसीलात बताने के लिए खुद दानिश जंजुआ साहब जो मेंबर हैं कंसोर्शियम टीम के। दानिश साहब, वेलकम करेंगे आपको शो में। ये बताइएगा कि ये जब ये बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, वहाँ एक वक्त मुकर्रर था, आप उस वक्त पर पहुँचे, अंदर तक नहीं पहुँच सके, क्या कुछ हुआ, क्यों टर्किश कंपनी को ये फेवर दिया गया या जो ड्यू प्रोसेस था उसको पूरा किया गया, क्या वाक़या हुआ आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्टार्ट, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट वाज, फिर आई विल टेल द मोर डिटेल्स ऑन व्हाट हैपेंड विद अस। जी, प्रोजेक्ट वाज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट PPP प्रोजेक्ट। कंसेशन वाज इशूड 2 साल पे 2023 में, वेयर 2 अडेंडम्स निकले जी। इसमें प्रॉब्ली ड्यू टू नॉन इन्वेस्टमेंट और नॉट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज इसकी डेडलाइन एक्सटेंड की गई थी, एंड टिल द पॉइंट वेयर डेडलाइन वाज एट 7 अक्टूबर 3 PM। जी, मैं आई वाज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट फ्रॉम द टीम who reached the CAA office followed by another car। जी, जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया। गार्ड को अपेरेंटली पता ही नहीं था कि यहाँ पे बिड सबमिशन हो रही है, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग कि जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। सो दिस वाज वेरी वियर्ड जी। 2 से 3 मिनट में गेट पे रुका। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद CAA इज़ अ ह्यूज ऑफिस इन कराची। हम ऑफिस में एंटर हुए, बिड पे लिखा हुआ था जी फर्स्ट फ्लोर। देयर वाज नो मेंशन ऑफ व्हाट रूम इट वाज, इंस्टेड इट वाज इन द कमिटी रूम इन द DG's ऑफिस। जैसे ही मैं एंटर हुआ जी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। आफ्टर डिबेटिंग अ लॉट जी, इसमें 4 से 5 महीने की मेहनत गई है, इनफैक्ट 6 महीने की मेहनत गई है, जिसमें सारा फाइनेंशियल मॉडल, इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सो काफ़ी हमारे भी स्टेक्स इन्वॉल्व थे एज ए कंसोर्टियम टीम। $50 मिलियन का बिड बॉन्ड हमारे हाथ में था और हमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट में देवर अ लॉट अदर competitors over there, and to refuse someone would have made sense, लेकिन जहाँ पे बिड में एक ही बंदा था, आपने उसको रिफ्यूज कर दिया for just an up down of 2 to 3 minutes। I feel like this was entirely played upon, एंड इसमें दानिश साहब, ये आपका क्लेम क्या है इसमें, चूंकि आप भी ऑन टाइम पहुंचे और जो दूसरी बिडर टीम थी वो आपसे 5-10 मिनट पहले वहां पर पहुंच गई, तो ये सब एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली हुआ है? जो वहां पर जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस वाला पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, क्लेम क्या है आपका? सर, क्लेम ये है कि जी जिस तरह के आप जानते हैं, एक दिन पहले उसी रोड पे जिधर इनका ऑफिस मौजूद है उधर बम धमाका हुआ था, where 2 Chinese foreigners were basically were killed in the blast। So उसकी वजह से security protocols were on high alert। So जगह जगह हमारी सिक्योरिटी चेकिंग भी हुई ऑन द रास्ते में, which caused the delay, but we were in the premises at the time of the bid submission। So I don't understand ये बिड हमारी क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई। हमारे पास सब कुछ प्रिंटेड था, सब कुछ था, बट इन ऑर्डर टू हैव अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस,
आप लोगों को चांस देना चाहिए टू ऑल द पीपल, ऑल द बिडर्स ओवर देयर। हमारे साथ जी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट विद लोकल इन्वेस्टमेंट, वी हैड बोथ ऑफ देम विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर, नॉट trying to say anything about the competitors। और दानिश साहब, आपके पास जो बिड डॉक्यूमेंट था, आपने कहा वो $50 मिलियन का था, और जो टर्किश कंपनी जिसकी बिड मंजूर हुई, उन्होंने कितनी बिड लगाई? Just to correct you, bid bond, as part of the process, you had to put in a bid security, which was of $50 million. Okay. So that comes out to be PKR 1.5 billion. जी, so वो हमारे पास issued था from the bank. So we were very much interested in the project. It's not like we were not engaged or interested. हमारे 2 airport पे visits भी हुए थे, इस्लामाबाद international पे. We had a technical due diligence teams ने सारी inspection की थी of the electrical, mechanical domains, units, and just on the date of the bidding where you say your bid cannot be accepted, that is wrong on all levels. आपकी government is focusing on PPP projects, getting foreign investments, but at the same time, if you're not letting bidders come in and submit their bids, this gives a very bad impression of Pakistan. And considering there's so many projects to follow, I don't think and I don't believe कि इसके बाद इतना confidence रहेगा foreign investors में पाकिस्तान में आने के लिए. So I feel like the process it should have been better. But इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, we have lodged a formal complaint to the DG, Director General Airport Services, and we also take this to court to have a free and fair, just bidding process. एक बिडर के साथ तो आपको पता है बिड प्रोसेस होता ही नहीं, क्योंकि एक बिड होती है तो उसी को अवार्ड हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता. सो मे बी दिस वाज डन टू अवॉइड द कंपटीशन एंड मे बी एंगेज कि किसको जिताया जाए. मे बी देयर वर अल्टीरियर मोटिव्स. दानिश साहब, क्योंकि आपका कंसोर्शियम सेकंड बिडर के तौर पे या कॉम्पिटिटिव बिडर के तौर पे वहाँ मौजूद था, तो आप लोग जब वहाँ नहीं पहुँचे बिफोर टाइम भी या ऑन टाइम भी, तो कोई कोऑर्डिनेशन आप लोगों से हुई, कोई कांटेक्ट किया गया कि जी हम ये टर्किश कंपनी की मंजूरी दे रहे हैं, टाइम जा रहा है, आप लोग जल्दी से आएँ और अपनी बिड को सबमिट करें? जी सर, कोऑर्डिनेशन उनकी तरफ से तो नहीं हुई थी, बट वी वर देयर ऑन टाइम. वी वर देयर एट the time of bid submission, but our documents were not accepted. So जैसे कि आप जानते हैं, ये bid एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, 2000 पेजेस का. इसके साथ इसकी 4 कॉपियाँ थी. सो एक काफ़ी ही ह्यूज पैकेज था जो हमने अंदर पहुंचाना था into the premises. So the airport authority needs to be inclusive of the fact that if a car is being let in for bid submission, उसको वहाँ पे हमें बिठा दिया गया. हमें कहा कि आप काइंडली बैठें कमेटी रूम में. वहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया. मैंने कहा कि मैनेजमेंट से हमें मिलाने दें, हमें किसी डीजी साहब से बात करने दें, डिप्टी डीजी साहब से बात करने दें, बट दे वर अपेरेंटली वेरी बिजी टू मीट अस. सो सर, हम फिर उसके बाद वहाँ पे 8:30 बजे के बाद हम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल आए, एंड देन वी केम बैक. Now we will inshallah proceed legal action to have a fair and just bidding process. और दानिश साहब, ये पाकिस्तान में बिडिंग का प्रोसेस नॉर्मली, क्योंकि जी, it won't be beneficial for us, it will be beneficial for Pakistan and beneficial for all the future projects and all the future investment that's coming into Pakistan, which Pakistan really needs. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. दानिश जंजुआ साहब, मेंबर कंसोर्शियम टीम मौजूद थे, और अब ज़ाहिर है एक फॉर्मल कंप्लेंट इन्होंने फॉरवर्ड की है आगे, चूँकि जो कुछ कल बिडिंग प्रोसेस में इनके साथ हुआ उस पर इनके अपने रिजर्वेशंस हैं, और ये कह रहे हैं कि टर्किश कंपनी को जितवाने के लिए, वहाँ पर उनकी बोली मंजूर करवाने के लिए ये सब कुछ इंटेंशनली इस मामले को किया गया. बहुत बहुत शुक्रिया. दानिश जंजुआ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.